नमस्ते बच्चों। आज हम लोग तुम्हारे पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 12वां जो कि घीसा है, जिसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, उसके अगले भाग को हम लोग करेंगे। यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि लेखिका जो है वो अपने छुट्टी के दिन यानी इतवार को एक गंगा किनारे गंगा पार एक झूसी नामक एक खंडहर में जाया करती थी और वहाँ पर वो बैठा करती थी और वहाँ के जो गांव के ग्वाले और गडरिए के बच्चे जो आवारागर्दी करते इधर उधर घूमते रहते थे, उन सब बच्चों को वो धीरे धीरे पढ़ाने लगी। और उन सब में एक घीसा नाम का एक बच्चा था जो कि बहुत ही ओबीडियंट था, बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र लड़का था, और जो लेखिका की हर बात को बहुत ही ध्यान से सुनता भी था और बहुत ही चतुराई से उसे निभाता भी था। और वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था, बहुत ही उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। वो जो भी उसको समझाया जाता था उसे वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही लगन से उसे समझता था और उसे वो पूरा भी करता था। तो अब पाठ का आगे का भाग। शनिचर के दिन ही वह अपने छोटे और दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को गोबर मिट्टी की पीला चिकनापन दे आता था। यानी जब वो शनिचर के दिन वो घीसा क्या करता था, क्योंकि रविवार को उनकी कक्षा हुआ करती थी, रविवार को लेखिका वहाँ जाया करती थी, इसीलिए शनिचर को यानी शनिवार को ही वो वहाँ जाकर, जहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उनकी कक्षा हुआ करती थी, वह गोबर और मिट्टी से उसे पोत कर आता था ताकि वो जगह बहुत साफ सुथरी और अच्छी लगने लगे। फिर इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही पेड़ की नीची डाली पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी उतारकर बार बार झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती थी। यानी उसकी माँ जब मजदूरी करने चली जाती थी तो घीसा चला आता था और पेड़ की जो सबसे नीची डाली है उसके ऊपर एक बैठने के लिए एक मैट, जिसे शीतल पाटी कहा जाता है, उस शीतल पाटी को वो बिछाकर उसको अच्छी तरह से झाड़ पोंछ कर उसको सफाई करके, कभी काम न आने वाली सूखी स्याही लगी कांच की दवात यानी एक इंक पॉट रहता था जिसके अंदर स्याही जो है, इंक जो है वो सूख चुकी थी, टूटे निब और उखड़े हुए रंग वाले भूरे हरे कलम को पेड़ की कोठरी से निकालकर यथास्थान रख दिया जाता था। यानी मेरे जाने से पहले कक्षा को बहुत सुंदर तरह से सजा दिया जाता था। तब इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे सप्रणाम स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता था। यानी जब वो उसके बाद उसे लगता था कि वो जगह कक्षा के लिए एकदम परफेक्ट हो चुकी है, एकदम हर तरह से वो एकदम ठीक हो चुकी है, तो वो मुझे प्रणाम करता था और मेरा स्वागत करता था हर इतवार को। मुझे आज भी वह दिन नहीं भूला। यानी लेखिका जो है वो कह रही है कि मुझे एक घटना है जो उन्हें कभी भी नहीं भूलेगा, जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए हुए ही उन बेचारों को सफाई का महत्व सुझाते सुझाते थका डालने की मूर्खता की थी। यानी एक तो वो गांव के बच्चे थे, बहुत ही गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उन बच्चों को मैंने उनको कपड़े मैंने उनको नहीं दिए थे और ना ही उनके पास पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े थे। फिर भी मैंने उनको सफाई का यानी स्वच्छता के बारे में बहुत समझाया था और वो लोग सुन कर थक भी गए थे, लेकिन उन्होंने किसी ने भी उसका प्रतिवाद नहीं किया था। दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे ही सामने थे। यानी जितना कुछ मैंने समझाया था स्वच्छता के बारे में, सफाई के बारे में, अगले इतवार को जब मैं वहां गई तो मैंने देखा वहां पर जैसे के तैसे ही हैं। केवल कुछ गंगा जी में मुंह हाथ इस तरह धो आए थे कि मैल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया था। यानी लेकिन कुछ बच्चे जो है वो गंगा के पानी से अपने हाथ मुंह को इस तरह से धो के आए थे कि जितना उन्होंने पानी से जितने पोर्शन को उन्होंने जितने हाथ को या जितने पाँव या जितना सा मुंह धोया था उतना ही साफ था, बाकी सभी जगह फिर से वही मैल जैसी की तैसी लगी हुई थी। कुछ के हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे
अलग जोड़े हुए से लगते थे, यानी कुछ भाग तो ऐसा लग रहा था जैसे उनको इतनी अच्छी तरह से घिसा था कि वो लग रहा था कि वो शरीर के उन हिस्सों को गंदे हिस्सों के साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि हाथ के हथेलियों को साफ किया गया था, बाजुओं को साफ नहीं किया गया था, पाँव के पत्तों को साफ किया गया था, ऊपर के पैरों को साफ नहीं किया गया था। तो ऐसे लग रहा था कि कुछ साफ सुथरे शरीर के टुकड़ों को इन गंदे टुकड़ों के साथ जोड़ दिया गया है। कुछ मैले फटे कुर्ते घर ही छोड़कर ऐसे अस्थि पंजर रूप में आ गए उपस्थित हुए थे, पर घीसा गायब था। यानी कुछ तो ऐसे थे कि उनके पास कपड़े थे लेकिन वो गंदे थे, इसीलिए उन कपड़ों को वो ना पहनकर उनको वहीं छोड़कर वो चले आए थे अपने अस्थि पंजर निकालकर, यानी बिना कपड़ों के खाली पैंट पहनकर ही वो आ गए थे। लेकिन इन सभी में घीसा नाम का जो बच्चा था वो गायब था। पता चला कि कल रात को माँ को मजदूरी के पैसे मिले और आज सवेरे वह सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई है। यानी कल रात को उसे पता चला, लेखिका को पता चला कि घीसा कहाँ है। उसे पता चला कि घीसा जो है अपनी माँ की मजदूरी के पैसे से साबुन लेने गया है, क्योंकि लेखिका ने, उनकी गुरुजी ने उन्हें कहा है कि साफ सुथरा रहना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, स्वच्छ रहने से हमारा शरीर ठीक रहता है। ये सारी ज्ञान की बातों को उसने बहुत ही ध्यान से सुना और उसे अपने साथ उसे अर्जन करने भी दिया। तो घीसा जो है अब अपनी साबुन से अपनी गंदगी साफ करेगा और फिर वो कक्षा में आएगा। अभी लौटी है, अतः घीसा कपड़े धो रहा है। यानी माँ साबुन लेके लौटी है और घीसा जो है अपने कपड़े धो रहा है। साफ कपड़े पहनकर आना और अभागे के पास कपड़े ही कहाँ थे, यानी उसके पास एक ही तो कपड़ा था जिसे उसे धोकर पहनकर आना था, क्योंकि गुरुजी ने कहा था साफ कपड़े पहनने चाहिए। जब घीसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा हुआ कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। यानी जब वो लेखिका की बात को, मतलब अपनी गुरुजी की बात को अच्छी तरह से सुनकर उसने, जब वो गीला गांगोछा यानी जो गमछा होता है उसे पहनकर और अपने आधे सूखे हुए शर्ट को पहनकर नहा धोकर साफ सुथरा होकर लेखिका के सामने आया, अपने गुरुजी के सामने आया, तो उसे देखकर लेखिका की आंखों में पानी भर आया। उसका सारा शरीर जो है वो दुखी हो गया। उस समय समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपनी भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था। यानी अब तब मुझे लगा कि कैसे गुरु अपने शिष्य से अंगूठा कटा सकता है, क्योंकि उसके शिष्य जो हैं वो हमेशा गुरुजी की बात मानते ही हैं। ऐसी अवस्था में द्रोणाचार्य ने पता नहीं कैसे इस बात को अपने शिष्य से अंगूठा मांगा था। होली के पहले ही एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे रंगों में अंकित होती है। यानी होली के पहले एक घटना घटी थी, तो उसका रंग जो है वो लेखिका के मन पर हमेशा हमेशा के लिए गंध गया था या बिध गया था, जिसका धुल सकना सहज नहीं था। यानी वो रंग किसी तरह से भी उतर नहीं सकता था। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था। घीसा 2 सप्ताह से ज्वर में पीड़ित था। यानी घीसा जो है वो 2 हफ्ते से बुखार से बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ा हुआ था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बड़ी बुढ़िया को बैठाकर काम पर लाने लगी। यानी 2-4 दिन तक उसकी माँ ने वहां पर वो क्या कहते हैं, काम छोड़कर वहां पर बैठने लगी, क्योंकि वो लोग गरीब थे। माँ अगर काम पर नहीं जाएगी तो वो लोग खाएंगे क्या, डॉक्टर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो इसीलिए वो एक अंधी बुढ़िया को घीसा के पास बैठाकर वो काम पर जाने लगी। इतवार की सांझ को मैं बच्चों को विदा दे घीसा को देखने चली। यानी लेखिका को भी पता चला कि वो बीमार है, इसीलिए वो घीसा से मिलने चली गई। परंतु पीपल से 50 पग दूर पहुंचते पहुंचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते पड़ते अपनी ओर आते देख मेरा मन उद्विग्न हो गया। यानी वो बहुत बीमार था, फिर भी वो उसके लेखिका से मिलने आया। वह प्यास से
जग गया था। इतने में मुल्लू के काका ने नदी पार से लौटकर दरवाजे से ही अंधी बुढ़िया को बताया कि शहर में दंगा हो रहा है। तब घीसा को गुरु साहब का ध्यान आया, यानी जैसे ही वो जगह था पानी पीने के लिए, उसके घर दरवाजे पर एक व्यक्ति आए, मुल्लू के काका, और उसने बताया कि शहर में दंगे हो रहे हैं, यानी विद्रोह हो रहा है, सिचुएशन अच्छी नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो घीसा को हम तुरंत अपने गुरु साहब की याद आई, क्योंकि उनकी जो गुरुजी थी लेखिका, वो शहर से आती थी। मल्लू के काका के हटते ही वह जैसे ऐसे हौले हौले उठा कि बुढ़िया को पता ही न चला, और कभी दीवार कभी पेड़ का सहारा लेता लेता वह इस ओर भागा, यानी बहुत ही मुश्किल से, बहुत कष्ट से वो वहां पर आया। वह सोचता आया कि अब वह गुरु साहब को किसी तरह भी नहीं जाने देगा, क्योंकि परिस्थिति बहुत खराब है, इसीलिए वो अपने गुरु को जाने नहीं देगा, ये उसने पहले से ही सोच लिया था। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।